क्वेश्चन नंबर 21. Question number 21 says, what is the base frequency if pipe given nodes of frequencies 255, 425 and 595 and decide whether it is closed at one end or open at both end. मतलब एक क्लोज्ड आर्गन पाइप है कि ओपन आर्गन पाइप है, ये भी आप पता करिए, और इसका जो बेस फ्रीक्वेंसी होगा वो क्या होगा ये भी पता करिए। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ फ्रीक्वेंसी जो गिवन है वो हमारे पास क्या क्या है, यहाँ पर 255 और फिर दिया गया 425 और फिर गिवन है बेटा 595। ऐसे ये तीन फ्रीक्वेंसी दिए गए हैं। वो क्लोज्ड आर्गन पाइप निकाल रहा है कि ओपन पता नहीं, लेकिन ये तीन फ्रीक्वेंसीज हमें गिवन है। ओके, हमसे कहा गया है डिसाइड वेदर क्लोज्ड आर ओपन। बच्चों पहली बात, मैं दो लगातार के बीच का अगर गैप देखता हूं तो यहां पर बच्चों जो गैप मेरे पास होगा, अगर इसको माइनस करके देखें, 5 माइनस हुआ 0 आ गया और यहां पर 7 आ गया और 1 आ गया, 170 हर्ट्ज। इतना हर्ट्ज सब हर्ट्ज में है बेटा, ये भी हर्ट्ज ये भी हर्ट्ज। और यहां के बीच में अगर गैप निकालें तो ये भी गैप मेरे ख्याल से उतना ही आ रहा है, 5 माइनस 5 0, यहाँ 9 माइनस 2 7 और यहाँ 170 हर्ट्ज आ रहा है। अब सवाल उठा, अगर क्लोज्ड आर्गन मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूं कि मान लो ओपन आर्गन पाइप होता तो F0, 2F0, 3F0, 4F0 ये सब मिलते, ऐसे मिलते चले जाते बच्चों। और अगर ये क्लोज्ड आर्गन पाइप होता तो ऐसे मिलता F0, जो भी क्लोज्ड का होता F0, 3F0 बच्चों, यहाँ के अंदर हो जाता 5F0, इसी तरह से 7F0, ऐसे मिलता चला जाता। अब हम कैसे पहचानेंगे कि ये जो फ्रीक्वेंसी का सीरीज दिया है एक क्लोज्ड आर्गन पाइप के लिए कि ओपन आर्गन पाइप के लिए? थोड़ी सी बुद्धि लगाइए मेरे प्यारे बच्चों। यहां पर अगर मैं बात करूं कि ये क्लोज्ड है कि ओपन, यहां पर देखो ये जो गैप आ रहा है, ये गैप आ रहा है F0 का, सब में वही आ रहा है F0 का, और इसमें जो गैप आएगा वो बच्चों 2F0 का आएगा, 2F0 ऐसे आता जाएगा। अब हम कैसे ये पता करें कि ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं ये सीरीज जो है वो क्लोज्ड के लिए है कि ओपन के लिए है? यहां पर इस चीज का अंदाजा लगाना, इस चीज को पता करना है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, जब हम यहां पर गैप ले रहे हैं तो F0 आ रहा है, मानी गैप जो आ रहा है उससे हम प्रत्येक को अगर कैंसिल करें तो सीधे सीधे कैंसिल आउट हो रहा है। देखें उससे अगर हम सबको कैंसिल करें F0/F0, ये देखिए गैप F0 आया, F0 है। अगर इस गैप से प्रत्येक को, हर एक को कैंसिल आउट करेंगे तो कैंसिल आउट सीधे सीधे हो जाएगा। ठीक है बेटा, F0/F0 1, F2/F0 2, 3F0/F0, तो ये कैंसिलेशन हो रहा है। अगर ऐसा है तो नो डाउट ओपन आर्गन पाइप का केस होगा, ओपन आर्गन पाइप का केस ऐसे केस में होगा। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं हो रहा, जैसे 2F0 से F0 को आप कैंसिल आउट करो, नहीं होगा, 3F0/2F0 कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो यहां पर क्लोज्ड आर्गन पाइप के केस में कैंसिलेशन नहीं होना है। अब देखिए 170 और इतने को अगर बच्चों मैं डिवाइड करूं, दिस मच अपॉन 170, आई थिंक ये नहीं कटेगा पूरा पूरा। इसी तरह से बच्चों यहां पर देखें 425 को अगर मैं 170 से इस गैप से डिवाइड करूं तो कैंसिल आउट नहीं हो रहा। इसका मतलब ये जो हमारे पास है वो ओपन आर्गन पाइप का केस नहीं हो सकता, ये पक्का है क्लोज्ड आर्गन पाइप का केस होगा। और क्लोज्ड आर्गन पाइप के केस होगा ये तो कंफर्म हो गया, लेकिन यहां पर जो गैप होता है वो बेस फ्रीक्वेंसी के डबल के बराबर होता है, तो पक्का हो गया क्लोज्ड आर्गन पाइप होगा। और जो गैप होगा दो लगातार के बीच का वो 2F0 होगा, और 2F0 में F0 हमारा बेस फ्रीक्वेंसी होगा, जो कि यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर 170 है। ठीक है बच्चों, 170 है। और इस तरह से मैं देखूं तो F0 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 85 हर्ट्ज। तो इस तरह से दो बातें प्रूव होके आई कि ये क्लोज्ड आर्गन पाइप का केस है और बेस फ्रीक्वेंसी यानी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 85 हर्ट्ज के इक्वल है। और ऑप्शन में अगर मैं जाके इस चीज को चेक करूं कि कहां पे सही जा रहा है, 85 एंड क्लोज्ड, ऑप्शन आएगा यहां के अंदर बी। ओके बच्चों, करेक्ट चॉइस यहां के लिए जो हम लोग कंसिडर करेंगे बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी। ठीक बच्चों,
This is the solution for the question number 21. Now let's enjoy question number next. We have question number 22. Question number 22 says 10 tuning forks are arranged in the increasing order of frequency in such a way that any two nearest tuning forks have produces 4 beats per second. Okay, the highest frequency is twice of the lowest. Possible highest and lowest frequencies are, यहाँ हाईएस्ट और लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी जो मैक्सिमम और मिनिमम हो सकते हैं वो क्या क्या होंगे, ये हमसे पूछा गया है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ 10 ट्यूनिंग फार्क्स हैं। ट्यूनिंग फार्क नंबर 1, ट्यूनिंग फार्क नंबर 2, ट्यूनिंग फार्क नंबर 3, ऐसे ही बच्चों ट्यूनिंग फार्क नंबर ये क्या हो गया 10। 1 से शुरू किया 1 2 3 और ये हो गया ट्यूनिंग फार्क नंबर 10। कह रहा है कि इनसे फ्रीक्वेंसी निकल रहा है और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में इनको रखा गया है। तो कहा गया प्रत्येक लगातार अगर दो के बीच का हम देखें कितना बीट प्रोड्यूस हो रहा है, तो लगातार दो आपस में जो बीट प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको कह रहा 4 है। यानी कि इसके बीच में 4 बीट पर सेकेंड प्रोड्यूस होने का मतलब ये हुआ कि अगर बच्चों यहाँ से फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हो रहा है F0, तो यहाँ से हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होगा वो होगा F0 + 4। इसके बीच में इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी है, इसके बीच में भी 4 बीट पर सेकेंड, मतलब यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होगा वो होगा F0 प्लस आप 4 और कर देंगे तो प्लस आप 8 हो गया। ऐसे 10वां जो हमारे पास होगा सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ से निकलेगा। ये जो फ्रीक्वेंसी होगा ये होगा F0 प्लस क्या, ये सोचना है। तो बच्चों यहाँ के अंदर देखो, पहले केस में जो फ्रीक्वेंसी हमें मिल रहा वो है F0 प्लस आप कुछ नहीं, प्लस आप 0 × 4 ऐसे कर सकते हैं। ये पहले के लिए रहा। दूसरे के लिए बच्चों यहाँ फ्रीक्वेंसी आप देखोगे तो हो जाएगा F0 प्लस आप 1 × 4 या 4 × 1 ऐसे इसको लिख सकते हो। इस फ्रीक्वेंसी को ऐसे मैनेज कर सकते हो ऐसे। दूसरे में यहाँ पर जाओ, तीसरे में जाओगे, थर्ड में जाओगे तो यहाँ फ्रीक्वेंसी आप लिखोगे सर F0 प्लस आप 4 × 2, 4 4 2 बार आया। ऐसे ही अगले में जाओगे F0 प्लस 4 × 3। देखो एक सीरीज बन रहा है मेरे प्यारे बच्चों। पहले में देखिए यहाँ पर 0 है, दूसरे में यहाँ पर 1 है, यहाँ पर बच्चों 4 × यहाँ हमारे पास क्या है 4 × 0 है, यहाँ 4 × 1 है, तीसरे में 4 × थर्ड में 4 × 2 है, थर्ड में 4 × 2, सेकेंड में 4 × 1, थर्ड में, तीसरे में, थर्ड में 3 से 1 कम। तो इस तरह से अगर 10th में हम जाके देखें क्या होगा, तो यहाँ पर बच्चों पक्का है ये मेरे पास होगा 4 × 9, 4 × 9। देखिए 1 में यहाँ 0 है, 1 - 1, यहाँ पर 4 में 4 × 1, दूसरे में 4 × 1, तीसरे में 4 × 2, तो 10वें में क्या होगा, यहाँ पर 10th में क्या होगा 4 × 10 से 1 कम 9। यहाँ के अंदर बच्चों ये मेरे पास आ गया हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो हमसे कहा कि सर आप बताइए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ के अंदर और लोवेस्ट क्या होगा, जबकि और क्या डेटा इसमें गिवन है। हमसे ये कहा गया 4 बीट पर सेकेंड लगातार वो प्रोड्यूस करें। अब देखो यहाँ इनके बीच में 4 बीट पर सेकेंड, इनके बीच में 4 बीट पर सेकेंड ऐसे प्रोड्यूस होते गए हैं। तो यहाँ पर पॉसिबल हाईएस्ट एंड लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी, फिर से एक बार सवाल को पढ़ लेते हैं। 10 ट्यूनिंग फार्क्स आर अरेंज्ड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी सच अ वे दैट 2 नियरेस्ट ट्यूनिंग फार्क प्रोड्यूसेस 4 बीट पर सेकेंड। द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज ट्वाइस दैट ऑफ द लोवेस्ट। हाईएस्ट मतलब ये वाला F0 प्लस आप क्या हो गया 4 × 9, ये ट्वाइस है किसका, लोवेस्ट का मतलब सिंपली F0, इसका मतलब ये रेशियो 2/1 हो गया। ठीक है बेटा, यहाँ के अंदर मेरे पास हो जाएगा F0 प्लस आप 36, F0 प्लस आप 36 इक्वल टू हो गया बच्चों 2 टाइम्स ऑफ F0। मेरे प्यारे बच्चों इस तरह से F0 2F0 माइनस F0 की वैल्यू हमारे पास 36 आ गया। F0 36 आ गया, ये लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी होगा। यहाँ पर लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी दिस इज इक्वल टू F0 एंड आफ्टर कैलकुलेशन दिस फ्रीक्वेंसी बिकम्स इक्वल टू 36 हर्ट्ज। एंड यहाँ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी
बच्चों हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की अगर बात करेंगे तो वो मेरे पास हो जाएगा कितना, एफ नॉट प्लस आप 4 इंटू 9, यहाँ पर 36, यानी 36 प्लस 36 कितना आ गया 72 हर्ट्ज। ठीक है बच्चों, तो लोवेस्ट 36 हर्ट्ज और हाईएस्ट यहाँ पर यानी 10वीं ट्यूनिंग फार्क की फ्रीक्वेंसी वो हो जाएगा 72 हर्ट्ज। तो यहाँ हाईएस्ट और लोवेस्ट इसी ऑर्डर में पूछा है 72 एंड 36। ऑप्शन यहाँ के लिए जो करेक्ट होगा बेटा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। करेक्ट चॉइस दैट वी विल कंसीडर हियर, दिस इज ऑप्शन डी। ओके, ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वी हैव क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 सेज अ ट्रेवलिंग वेव, एक ट्रेवलिंग वेव मतलब प्रोपेगेटिंग प्रोग्रेसिव वेव दिया गया है, y इज इक्वल टू कैपिटल ए साइन ऑफ, आर्ग्यूमेंट के अंदर लिखा बेटा ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स प्लस ऑफ थीटा। ऐसे हमसे कहा गया पासेज फ्रॉम ये हेवियर स्ट्रिंग टू लाइटर स्ट्रिंग। हेवियर स्ट्रिंग बच्चों ये हेवियर स्ट्रिंग रहा और यहां से कोई हल्का सा स्ट्रिंग ऐसे लगा। लाइटर का मतलब क्या हुआ, जिसकी डेंसिटी कम रही हो, जिसकी डेंसिटी कम रही हो। मैं ऐसे थिकनेस उतना ही दिखा सकता हूं, कोई बात नहीं। ये हेवियर एंड लाइटर स्ट्रिंग है, ये हेवी है मतलब इसकी डेंसिटी ज़्यादा रही होगी। हेवियर इसकी डेंसिटी में मान लेता हूँ D1 है, या मास पर यूनिट लेंथ में मान लेता हूँ M1 है, और ये लाइटर है मास पर यूनिट लेंथ यानी डेंसिटी ही एक तरह से मान लेता हूँ M2 है। तो यहाँ पे डेंसिटी का जहाँ तक सवाल है बच्चों, मास पर यूनिट लेंथ या ऐसे स्पष्ट नहीं हो रहा है, इसको D1 D2 दिखा देता हूँ डेंसिटी का, ताकि दिमाग में इमेज बने यहाँ पर। तो ये हेवियर है D1, ये जो डेंसिटी है ग्रेटर देन क्या है D2। कोई वेव जो चल रहा था हेवियर स्ट्रिंग में वो रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है। हमसे पूछा है बताइए एट द जंक्शन एट स्ट्रिंग x इक्वल टू 0 इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड। यहाँ पर जंक्शन जहाँ पर है x इक्वल टू 0 है, तो हमसे कहा कि बताइए यहाँ रिफ्लेक्टेड वेव जो होगा उसका इक्वेशन क्या होगा। देखो बच्चों, ये जो हेवियर भारी वाला जो स्ट्रिंग है जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है, वो इसमें से कोई वेव जा रहा था। अब यहाँ पर कुछ वेव तो अंदर चला जाएगा, कुछ वेव बच्चों रिफ्लेक्ट बैक होगा। तो सवाल उठा कौन से मीडियम से टकरा के आया, क्योंकि ये लाइटर है, हल्का है, तो बच्चों इसको हम यहाँ सॉफ्ट मीडियम मान के चलेंगे इसकी तुलना में। ठीक है, यहाँ बच्चों हमारे पास रेयर मीडियम से वापस आता हुआ इसको मानेंगे, तो यहाँ रिफ्लेक्टेड वेव, रिफ्लेक्टेड वेव का बच्चों यहाँ पर जो इक्वेशन होगा वो कुछ ऐसे होगा, y इक्वल टू, और यहाँ पर एक और खास बात बोला गया है कि सर यहाँ जो एम्पलीट्यूड वापस आ रहा है वो 0.5 ये है, तो एम्पलीट्यूड की जगह बच्चों 0.5 ये लिख देंगे साइन। फ्रीक्वेंसी तो वही का वही रहेगा, आपको पता है रिफ्लेक्शन जब होता है किसी वेव का तो फ्रीक्वेंसी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ओमेगा टी। क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गया तो यहाँ माइनस के एक्स की बजाय क्या हो जाएगा प्लस के एक्स। ओके, और यहाँ के अंदर बच्चों हमारे पास हो जाएगा प्लस थीटा, क्योंकि रेयर मीडियम से टकरा के वापस जा रहा है, इसको रेयर मानेंगे ना, इस जंक्शन के इधर रेयर मीडियम मान के चलेंगे, क्योंकि रेयर मीडियम की बाउंड्री से बाउंस बैक हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसलिए बच्चों वहाँ पर कोई भी फेज शिफ्ट नहीं होगा, यहाँ 0 फेज शिफ्ट होगा। लिखें ना लिखें फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर जो रिफ्लेक्टेड वेव है उसका इक्वेशन कुछ इस तरह से होगा, जो कि मुझे दिख रहा बच्चों ऑप्शन ए में। ठीक है बच्चों, यहाँ के लिए करेक्ट चॉइस जो हमारे पास होगा बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन ये। ठीक, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 20। वी हैव क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 सेज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन नाइट्रोजन गैस टू दैट इन द हीलियम गैस। यहाँ पर साउंड की स्पीड ऑफ साउंड नाइट्रोजन गैस में और हीलियम गैस में कंपेयर करना है एट 300 के, मतलब 300 केल्विन पर, दोनों का टेम्परेचर सेम मान के चलेंगे। तो बच्चों यहाँ के अंदर v साउंड की वेलोसिटी किसी गैसियस मीडियम में बाई फार्मूला होगा गामा आर टी डिवाइडेड बाई यम नॉट, ऐसे। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, टेम्परेचर दोनों मीडियम में एक ही है, जो भी है दिया हुआ है एक ही है, कैपिटल टी सेम हो गया दोनों के लिए, आर सेम हो गया। तो यहाँ दो चीज़ें बदल सकती हैं, नाइट्रोजन और हीलियम की बात हो रही है, गामा की वैल्यू भी अलग अलग होगी, क्योंकि एक उसमें डाई एटॉमिक है तो अगला मोनो एटॉमिक है।
इस तरह से वेलोसिटी जो साउंड का होगा वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा स्क्वायर रूट के अंदर गामा और यम नॉट पे। मेरे प्यारे बच्चों, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन पहला नाम लिया उसने किसमें, पहला नाम लिया बच्चों उन्होंने नाइट्रोजन के लिए। नाइट्रोजन गैस के अंदर साउंड की वेलोसिटी ऑफ साउंड इन हीलियम गैस, ये जो रेशियो होगा बेटा नाइट्रोजन के लिए सीधा सीधा गामा ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय गामा ऑफ हीलियम, सीधे प्रोपोर्शनलिटी है। और मॉलिक्यूलर मास की जहां तक बात है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन ऐसे, ठीक है। वैल्यूज रख के निकाल लेते हैं, रेशियो हमसे पूछा गया है। बच्चों गामा का जहां तक सवाल है 1 + 2/f, दिस इज इक्वल टू गामा यहाँ f डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। डाई एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 रखोगे तो यहाँ 7/5 आ जाएगा। बच्चों यहाँ के अंदर हमारे पास आ गया 7/5 गामा फॉर नाइट्रोजन। मोनो एटॉमिक के लिए f की वैल्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, तो यहाँ पर बच्चों आ जाएगा 1 + 2/3, 5/3, यहाँ पर मैंने लिख दिया 5/3 ऐसे। दिस होल मच इज मल्टीप्लाइड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम, जो कि यहाँ के अंदर क्या है 4, डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन, जो कि आप सबको पता है N2 के लिए मॉलिक्यूलर मास होगा 28। अच्छा, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। ये रेशियो सॉल्व करने के बाद जो हमें मिलेगा वो कुछ इस तरह से होगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड इन हीलियम, दिस विल बी हियर। यहाँ के अंदर बच्चों आ गए स्क्वायर रूट के अंदर 21 डिवाइडेड बाई 25, 21 डिवाइडेड बाई 25 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पर इसको यही कट कर लेते हैं 1/, क्या हो जाएगा 7 से इसको कट करेंगे 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया बच्चों स्क्वायर रूट के अंदर 3 डिवाइडेड बाई 25, इसको ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट के अंदर 3 डिवाइडेड बाई 5। और इस तरह से यहाँ पर जो बच्चों करेक्ट चॉइस हमारा होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। करेक्ट चॉइस दैट वी विल कंसीडर हियर, दिस इज ऑप्शन सी। ओके बच्चों, this is the solution for the question number 24. Now let's enjoy question number next one. We have question number 25. Question number 25 says the fundamental frequency of a closed pipe is 220 Hz. क्लोज्ड पाइप का मतलब बच्चों क्लोज्ड आर्गन पाइप से यहाँ पर है, ये हमारा क्लोज्ड आर्गन पाइप रहा। यहाँ से जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमारी निकली होगी बाई फार्मूला V बाई क्या होगा 4L, अगर इसका लेंथ L है तो, जो कि यहाँ के अंदर हमको गिवन है दिस इज 220 हर्ट्ज। फिर सवाल में ये कहा गया है इफ 1/4 ऑफ द पाइप इज फील्ड विथ वाटर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ पाइप इज नाउ। मेरे प्यारे बच्चों, अब अगला इसी में क्वेश्चन ये किया गया, पाइप वही है सर, कोई दिक्कत नहीं है, वही पाइप है, बशर्ते उसका जो 1/4 लेंथ है उसमें वाटर भर दिया गया। ये रहा वाटर बच्चों भर दिया गया, कितने में L/4 में, L/4 में। तो यहाँ पर बचा कितना, ये आपके पास बचा होगा 3L/4, ठीक। इसमें कहा गया है कि फर्स्ट ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी बताइए क्या होगा। बच्चों यहाँ पर जो फर्स्ट ओवरटोन, यहाँ फ्रीक्वेंसी हमें मिल सकता है F0, मिल सकता है 3F0। यहाँ के अंदर क्लोज्ड आर्गन पाइप की तरह से ये भी रिएक्ट करेगा। फर्स्ट ओवरटोन का मतलब हमसे जो फ्रीक्वेंसी पूछ रखा हो 3F0 पूछ रखा है। F0 की वैल्यू बच्चों 3F0, F0 के जगह पर हमारे पास हो जाएगा V/4L। और ध्यान रहे यहाँ L जिसको हम कह रहे हैं वो 3L/4 है। यहाँ के अंदर बच्चों ये हो गया 3L/ ऐसे हो गया 4 ऐसे, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ये वाला 4 यहाँ से कैंसिल और ये वाला 3 यहाँ से कैंसिल। इस तरह से बच्चों इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा V/L। V/4L मेरे पास है बेटा 220 हर्ट्ज, तो V/L की वैल्यू, इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 4 × V/4L। यहाँ पर इस तरह से जो फ्रीक्वेंसी मेरे पास होगा हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ F0, यहाँ वाला F0 जो पहले वाला था, यहाँ वाला F0 बच्चों, ये वाला F0 थोड़ा अलग होगा उससे, F0 डैश लिख देते हैं।
यहाँ के अंदर इस तरह से बच्चों हमारे पास हो जाएगा 4f0, f0 की वैल्यू बच्चों 220 है और इस तरह से हो जाएगा 880 हर्ट्ज। अगर ऑप्शन में जाके आप मैच कराएं तो करेक्ट मैचिंग जो यहाँ के लिए होगा वो होगा बच्चों ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन, यहाँ के अंदर होगा सी। ओके, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 25। नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 इज at certain instant a stationary transverse wave is found to have maximum kinetic energy। ओके, कहा गया है the appearance of the string at that instant is, यहाँ पर बच्चों उस स्टैंड पर appearance कैसा होगा। स्टेशनरी वेव की बच्चों अगर शकल बना के दिखाएं तो कुछ इस तरह से, दो कन्फाइंड मीडियम के बीच में बच्चों इस तरह से यहाँ पर स्ट्रक्चर नोड और एंटी नोड ऐसे बनते हैं, इस तरह का कुछ व्यू बनता है, समव्हाट लाइक दिस। समझाने वाला एक डायग्राम में यहाँ बना रहा हूँ, सब लोग समझिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर कॉन्सेप्ट का आनंद लीजिए। मैंने आपको बताया था ये जो दिख रहा है इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर जो पार्टिकल है वो इतने एम्पलीट्यूड को लेके वाइब्रेशन कर रहा है, यहाँ पर जो पार्टिकल है वो इतने एम्पलीट्यूड को, मतलब यहाँ एम्पलीट्यूड पोजीशन डिपेंडेंट था। ठीक है, नोड पर जो पार्टिकल होते हैं बेटा वो यहाँ के अंदर क्या होते हैं, रेस्ट में होते हैं। नोड पर जो पार्टिकल होते हैं वो रेस्ट में होते हैं। यहाँ पे सब लोग सीखें, सब लोग समझें, सब लोग आगे बढ़ें मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर जो पार्टिकल हैं मीडियम के अंदर, कहा गया है काइनेटिक एनर्जी जब मैक्सिमम हो, जरा ध्यान दीजिए, काइनेटिक एनर्जी, यहाँ के जितने पार्टिकल हैं सब सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं। यहाँ का पार्टिकल बच्चों जब अपवर्ड ऐसे जा रहा होगा मीन पोजीशन को क्रॉस करके, तो यहाँ पर अगले लूप में अगर जाते हैं तो यहाँ का पार्टिकल उसी समय पे डाउनवर्ड ऐसे जा रहा होगा, मीन पोजीशन को क्रॉस करके ऐसे डाउनवर्ड जा रहा होगा, और यहाँ का ऐसे ही मीन पोजीशन को क्रॉस करके अपवर्ड ऐसे जा रहा होगा, समव्हाट लाइक दिस। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात कर रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी तब, ये कभी बच्चों देखिए ध्यान से सुनिए, कभी यहाँ होगा, कभी पीक पर होगा, कभी रास्ते में होगा, कभी निगेटिव पीक पे, इस तरह से एसएचएम हो रहा हर पार्टिकल का। नोड को छोड़कर सारे पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं, लेकिन सबका एम्पलीट्यूड अलग अलग है। अब उन सबसे मतलब नहीं है, उसने कहा उस समय का अपीयरेंस बताइए जिस समय काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो पार्टिकल के पास। बच्चों जरा सोचो, पार्टिकल तो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं, और सिंपल हार्मोनिक मोशन करने वाले पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगा, जब वो मीन पोजीशन से क्रॉस करे। समझ में आ रहा बच्चों, यानी सबके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का कंडीशन तब होगा जब सब मीन पोजीशन को क्रॉस कर रहे हो। तो जिस पर्टिकुलर टाइम पे हमसे पूछा गया है उस पर्टिकुलर टाइम पर नोड को छोड़कर जितने पार्टिकल हैं सब मीन पोजीशन से निकल रहे होंगे, मीन पोजीशन से ऐसे जा रहे होंगे। तो सब के सब उस पर्टिकुलर इंस्टेंट का अगर हम देखें क्या सिचुएशन होगा, सब उस समय मीन पोजीशन पर होंगे, और इसलिए जो अपीयरेंस आएगा वो स्ट्रेट लाइन जैसा आएगा। ठीक है बच्चों, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। उसके बाद क्या होगा तो बात की बात है, लेकिन जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा तो मीडियम का हर पार्टिकल मीन पोजीशन को क्रॉस कर रहा होगा, कोई पॉजिटिव के लॉन्ग जाने की कोशिश कर रहा होगा, कोई नेगेटिव के लॉन्ग, लेकिन सब मीन पोजीशन को ही क्रॉस कर रहे होंगे। यानी उस समय सब मीन पोजीशन पर होंगे, मतलब सब एक लाइन पर होंगे, मतलब अपीयरेंस कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। और इस तरह से बच्चों यहाँ के लिए जो करेक्ट चॉइस हमारे पास होगा वो होगा ऑप्शन डी। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बच्चों जो करेक्ट चॉइस हम लोग लेंगे ना वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 26। नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन। वी हैव क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 सेज y इक्वल टू साइन, यहाँ पर दिया गया फॉर स्टेशनरी वेव, एक इक्वेशन दिया है स्टेशनरी वेव का, y इक्वल टू साइन पाई x अपॉन 15 इंटू कोजाइंस ऑफ 96 पाई t द डिस्टेंस बिटवीन नोड्स एंड नेक्स्ट एंटी नोड। बच्चों यहाँ नोड और नेक्स्ट एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस हमारे पास आपको पता है, लगातार एंटी नोड और नोड के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो आ जाएगा λ/4। अब सवाल उठा लैम्डा कहाँ से देखेंगे, ये देखिए kx, जहाँ kx होना चाहिए वहाँ पर हमारे पास क्या है, वहाँ पर है पाई x डिवाइडेड बाई 15। यानी कि बच्चों
k को हम लिखते हैं, यहाँ x x कैंसिल हो गया, k की जगह पर 2 पाई बाई लैम्बडा, दिस इज इक्वल टू पाई बाई 15। इसका मतलब बच्चों लैम्बडा की वैल्यू निकालेंगे 30 आ गया। क्या यूनिट होगा? यूनिट यहाँ मेंशन नहीं है, जो भी यूनिट हो। लैम्बडा की वैल्यू बच्चों अगर 30 यूनिट है तो यहाँ जो हमें पता करना था डेल्टा एक्स, एक नोड और उसका अगला एंटी नोड, उसके बीच का सेपरेशन, वो बच्चों आपके पास आ जाएगा लैम्बडा बाई 4। और लैम्बडा बाई 4 का मतलब 30/4, 30/4 का मतलब 7.5 मीटर, मीटर नहीं माफ करिएगा, यहाँ यूनिट मेंशन नहीं है, जो भी यूनिट होगा वो इतना आ जाएगा 7.5 यूनिट। तो ऑप्शन वाइज अगर देखें तो यहाँ के लिए जो करेक्ट चॉइस होगा बेटा वो हो जाएगा ऑप्शन ये। ठीक है, करेक्ट चॉइस दैट वी विल कंसीडर हियर, दिस इज ऑप्शन ये। ओके बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 सेज द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव इज गिवन बाय, यहाँ पर कोई स्टेशनरी वेव का इक्वेशन गिवन है, y इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ साइन, यहाँ पर है बच्चों पाई x डिवाइडेड बाई 3, दिस होल मच इज मल्टीप्लाइड बाई अगेन cos 40 पाई t। ऐसे दिया गया है बच्चों, ऐसे दिया गया, हमसे कहा गया बताइए y और x यहाँ सेंटीमीटर में हो, t सेकेंड में हो, तो एम्पलीट्यूड प्रोग्रेसिव वेव का क्या होगा? एम्पलीट्यूड प्रोग्रेसिव वेव का क्या होगा? प्रोग्रेसिव वेव का मतलब बेटा यहाँ दो वेव अपोजिट डायरेक्शन में सुपर इम्पोज किए होंगे, तब जाके यहाँ स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन हुआ होगा। ठीक है, तब यहाँ पर स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन हुआ होगा, इस तरह का स्टेशनरी वेव मीडियम में बना होगा, समव्हाट लाइक दिस, ऐसे। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जब इसका एम्पलीट्यूड सपोज करिए ये है और इसका एम्पलीट्यूड ये है, तो यहाँ पर जो स्टेशनरी वेव का इक्वेशन मिल रहा था, याद करिए स्टैंडर्ड इक्वेशन को, अगर यहाँ पर एम्पलीट्यूड ये था और यहाँ पर भी हमने सिंप्लिसिटी के लिए दोनों का एम्पलीट्यूड एक ही लिया था और यहाँ स्टेशनरी वेव को बनाया था, तो स्टेशनरी वेव का जो यहाँ के अंदर बच्चों इक्वेशन बन रहा था y इक्वल टू 2a, और अगर यहाँ हार्ड मीडियम की बाउंड्री से टकरा के हुए वापस आया था तो यहाँ आ गया था साइन kx और यहाँ हो गया था cos ओमेगा t। मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब इसमें जो लिखा, अगर प्रोग्रेसिव वेव्स जो थे उनके एम्पलीट्यूड ये थे, तो यहाँ जो स्टेशनरी वेव का एम्पलीट्यूड रहा होगा वो 2a रहा होगा। इसका मतलब यहाँ पर जो 6 लिखा हुआ है ये 2a के बराबर होगा। 2a इक्वल टू क्या है? 6, यानी ये की वैल्यू एक सिंगल वेव का जो यहाँ पर एम्पलीट्यूड रहा होगा, प्रोग्रेसिव वेव, दो प्रोग्रेसिव वेव मिल करके स्टेशनरी वेव बनाए ना, तो यहाँ के अंदर बच्चों ये मेरे पास हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ओके, ऑप्शन में देखते हैं, दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ के अंदर बच्चों ऑप्शन में अगर देखें कि करेक्ट चॉइस यहाँ के लिए क्या होगा, तो अच्छा इस क्वेश्चन में मान के चलेंगे कि दोनों का एम्पलीट्यूड सेम रहा होगा, स्टैंडर्ड कंडीशन में ऐसा ही सिचुएशन बनता है। और यहाँ पर बच्चों ये एम्पलीट्यूड के दो वेव अपोजिट डायरेक्शन में मिले, जो रिजल्टिंग वेव बना स्टेशनरी वाला उसका एम्पलीट्यूड 2a था और ये की वैल्यू इस तरह से 2a इक्वल टू 6 हो गया, ये की वैल्यू 3 सेंटीमीटर। ऑप्शन वाइज अगर देखें तो करेक्ट चॉइस यहाँ के लिए जो होगा वो होगा बच्चों ऑप्शन बी। करेक्ट चॉइस दैट वी विल कंसिडर हियर, दिस इज ऑप्शन बी। ओके, चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। वी हैव क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 सेज फोर्स कैपिटल F एंड डेंसिटी D आर रिलेटेड एज, एक इक्वेशन दिया बेटा, फोर्स F इक्वल टू अल्फा डिवाइडेड बाई बीटा प्लस ऑफ स्क्वायर रूट के अंदर दिया है D। बहुत अच्छी बात। देन डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा, अल्फा और बीटा का डायमेंशन क्या होगा, यहाँ पर ये सवाल हमारे सामने रखा गया है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमसे कहता है कि दो सेम डायमेंशन वाली चीज़ों को प्लस या माइनस करना पॉसिबल है। तो जो बीटा का डायमेंशन होगा बच्चों, बीटा का डायमेंशन जो होगा वही डायमेंशन होगा जो स्क्वायर रूट के अंदर डी का डायमेंशन हो। क्यों बच्चों? स्क्वायर रूट अंदर डी का डायमेंशन हो, और डी का मतलब डेंसिटी से है, और डेंसिटी का जो डायमेंशन होता है बच्चों, मैं रफ कर लेता हूँ थोड़ा सा, डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी का डायमेंशन मास की जगह m और वॉल्यूम की जगह बच्चों l की पावर 3 m, l की पावर -3। यहाँ पर इसका डायमेंशन हो जाएगा
यम यल की पावर -3, क्योंकि स्क्वायर रूट में डेंसिटी है तो यहाँ इस पूरे की पावर बच्चों क्या आ जाएगा, हाफ। इस तरह से बीटा का जो डायमेंशन यहाँ के अंदर बन के आएगा बच्चों वो हो जाएगा यम की पावर हाफ, यम की पावर हाफ, यल की पावर -3/2। ये बच्चों यहाँ बीटा का डायमेंशन हुआ। ठीक है बच्चों। और अल्फा का अगर देखें कि अल्फा का क्या होगा, वो भी निकाल के चेक करते हैं कि अल्फा का डायमेंशन यहाँ क्या होगा। देखो बच्चों, अल्फा का डायमेंशन अगर निकालने जाएंगे तो ध्यान दीजिए, अल्फा अपान बीटा का डायमेंशन जो होगा वही फोर्स के डायमेंशन के इक्वल आना चाहिए। तो बच्चों यहाँ के अंदर फोर्स का डायमेंशन इक्वल टू हो जाएगा अल्फा का डायमेंशन अपान इस पूरे का डायमेंशन बीटा प्लस स्क्वायर रूट में डी का डायमेंशन लिखो, या बीटा का डायमेंशन केवल यहाँ नीचे लिख दूं, डायमेंशन वाइज सब करेक्ट होंगे, या केवल स्क्वायर रूट डी का डायमेंशन लिख दूं। तो यहाँ पर अपान बीटा का डायमेंशन ऐसे लिख रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से अल्फा का डायमेंशन इक्वल टू हो जाएगा फोर्स एफ का डायमेंशन मल्टीप्लाइड बाय बीटा का डायमेंशन। मेरे प्यारे बच्चों, फोर्स एफ का जो डायमेंशन यहाँ पर है, आपको फोर्स के बारे में तो पता ही है, एम यल टी पावर -2, और बीटा के लिए जो डायमेंशन हम लोगों ने निकाला है बच्चों है यम की पावर हाफ और यल की पावर -3/2। ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। अल्फा के लिए जो यहाँ के अंदर बच्चों डायमेंशन निकल के आएगा या डायमेंशनल फार्मूला निकल के आएगा हो जाएगा यम की पावर हाफ इंटू यम की पावर हाफ इंटू यम की पावर 1। तो यम की पावर 1 प्लस हाफ यानी कि यम की पावर 3/2, यल की पावर 1, यल की पावर -3/2। ठीक है बच्चों। तो यहाँ के अंदर यम की पावर हो जाएगा 1 -3/2, जो कि यहाँ के अंदर बच्चों मैं सॉल्व करूँ तो आ जाएगा कितना, -1/2। यहाँ के अंदर आ जाएगा बच्चों -1/2, यल की पावर -1/2, और t की पावर तो वही बना रहेगा -2। ये हो गया अल्फा का डायमेंशन। मैच कराते हैं। अगर मैच कराएं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो अल्फा का डायमेंशन m की पावर 3/2, यल की पावर -1/2, t की पावर -2। ये तो मुझे पहले ही ऑप्शन में दिख गया, डी में भी ऐसा ही है। और बीटा का डायमेंशन वो हो गया m की पावर हाफ, यल की पावर -3/2। तो यहाँ पहले ही ऑप्शन में मैचिंग मिल गया। इसलिए बच्चों यहाँ के लिए जो करेक्ट चॉइस होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक, करेक्ट चॉइस विल बी हियर ऑप्शन ए। ठीक है बच्चों। दिस वाज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 29। नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। वी हैव क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 सेज द डायमेंशन ऑफ a अपॉन b इन द इक्वेशन p इक्वल टू a माइनस टी स्क्वायर अपॉन bx। बेटा एक इक्वेशन दिया है p इक्वल टू स्मॉल a माइनस स्मॉल टी स्क्वायर दिस होल मच इज डिवाइडेड बाई क्या लिखा हो बेटा, bx। यहाँ पर डायमेंशन हमसे पूछा a अपॉन b का क्या होगा। p यहाँ प्रेशर है, x डिस्टेंस है और t टाइम है। a अपॉन b का डायमेंशन पूछा गया क्या होगा। बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लग जाएगा। जो a का डायमेंशन होगा वही टी स्क्वायर का भी डायमेंशन होगा, क्योंकि इनके बीच में माइनस साइन है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो ये का डायमेंशन बच्चों टी स्क्वायर के डायमेंशन के सिमिलर, टी स्क्वायर इन दी सेंस कैपिटल टी का स्क्वायर, यही बच्चों इसका डायमेंशन बन गया ये के लिए। ओके। बी का डायमेंशन जो यहाँ के अंदर होगा, बी का डायमेंशन जो होगा, अगर बच्चों x डिस्टेंस है तो यहाँ पर b का डायमेंशन क्या होगा बच्चों। देखो इधर प्रेशर का डायमेंशन लिख लेते हैं, प्रेशर इन दी सेंस फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम m यल टी पावर -2 डिवाइडेड बाई माफ करेगा, प्रेशर इन दी सेंस फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाई यल स्क्वायर, ऊपर लाएंगे -1। ये हो गया प्रेशर का डायमेंशन। ओके। यहाँ पर ऊपर का जो ये का डायमेंशन होगा वही टी स्क्वायर का डायमेंशन होगा, वही बच्चों ये माइनस टी स्क्वायर का डायमेंशन होगा। तो फिलहाल ऊपर का जो यहाँ का डायमेंशन वो हो जाएगा टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अगर डिनोमिनेटर में देखें तो b का डायमेंशन अब इनटू x का डायमेंशन जो कि क्या है यल, ऐसे। ठीक है बेटा, थोड़ा देखते हैं क्या हो सकता है ये। यहाँ पर b का जो डायमेंशन होगा बच्चों
बाई फार्मूला वो मेरे पास कुछ ऐसे आ जाएगा, बी का डायमेंशन ये हमारे पास आ गया टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ पर इसको यहाँ लेके आएंगे तो यल की पावर 1 यल की पावर -1 यल की पावर 0 आ जाएगा, बचेगा केवल यहाँ पर यम टी की पावर -2। ओके, यानी बी का जो डायमेंशन हो गया बच्चों वो हो गया यम की पावर -1 यल की पावर 0 टी की पावर यहाँ के अंदर बच्चों मेरे पास हो जाएगा 4। ऐसे आ गया, ये आ गया हमारे पास स्मॉल बी का डायमेंशन। अब हमसे पूछा ये अपान बी का क्या होगा। सर ये अपान बी का जो डायमेंशन होगा, ये अपान बी का डायमेंशन मतलब ये का डायमेंशन अपान बी का डायमेंशन, और ये का डायमेंशन हमको दिया है टी स्क्वायर, दिया नहीं है, हम लोगों ने निकाला है टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी का डायमेंशन यहाँ पर बच्चों मेरे पास है यम की पावर -1 यल की पावर 0, लिखो ना लिखो टी की पावर 4। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, यम ऊपर चला गया पावर 1 हो गया, टी की पावर -4 ऊपर चला गया, टी की पावर -4 और टी की पावर 2 यानी कि टी की पावर -2 ये आ गया। यही हमारा ओवरऑल डायमेंशन हो गया ये अपान बी का। अगर ऑप्शन में जाके हम मैच कराएं यम टी पावर -2 तो ये मुझे मिल रहा बच्चों ऑप्शन सी में, ठीक है, नहीं माफ करिएगा, ये मिल रहा मुझे ऑप्शन बी में। ठीक, तो करेक्ट चॉइस यहाँ के लिए जो हमारे पास होगा वो होगा ऑप्शन बी। ओके बच्चों, दिस is the solution for the question number 30. Now let's enjoy question number next one.